नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 10। एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जो हमारा संविधान बनाया गया है तो उसमें अन्य देशों के कौन-कौन से भाग लिए गए, मतलब अन्य देशों से कौन-कौन सी प्रक्रियाएं ली गई हैं जिससे हमारा संविधान बना है। और साथ में कल जो लास्ट में एक कॉल आ गई थी उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो इसमें देखिए कि यहाँ से जो हमारे जो मौलिक सिद्धांत है ना, हमारी संस्कृति में गूढ़ रूप से समाहित है। जैसे मत विभिन्न की स्वीकृति, ये आपको बताया था कि हमारे जो मत विभिन्न होता है कि मत का अलग अलग होना और फिर भी क्या है उनकी स्वीकृति, अलग अलग मतों को स्वीकार करना, प्रकृति को पवित्र मानना, ज्ञान और शिक्षा की निरंतर खोज, महिलाओं के प्रति सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम आपको बता दिया कि संपूर्ण विश्व का एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, जैसे आदर्श। ये हमारे क्या आदर्श है, इन्हीं के अनुसार हमारे जो प्राकृतिक इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है वो चलती आ रही है। ये सभी सिद्धांत हमारे संविधान में विद्यमान है, भी कई ये थोड़े भिन्न रूप से व्यक्त किए गए। इसने कहा कि जो सभी आदर्श है ना या फिर जो सिद्धांत है हमारे संविधान में भी क्या है व्यक्त किए गए हैं, इसी के अनुरूप हमारा जो संविधान है वो बनाया गया है। तो इसलिए यह स्वाभाविक था कि संविधान निर्माता हमारी सभ्यता से प्राप्त इन विचारों को हमारे संविधान में समाहित करे। उदाहरणार्थ मौलिक कर्तव्य इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है कि जैसे आपने ये थे ना आपके जो नैतिक सिद्धांत हमने पढ़े थे, तो उनसे प्रभावित होकर हमारे संविधान में उन सभी चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए क्या कर दिया कि जो मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं वो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बनाए गए हैं। अब आगे पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। पहले हम बात करते हैं विश्व से मिला ज्ञान, मतलब कि विश्व अन्य देशों से हमने संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की हुई। तो भारतीय परंपरा के अनुरूप आनो बदरा कर्तव्यो यंतु विश्वता, मतलब सभी दिशाओं से सुविचार मेरे पास आए। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान जहां से भी मिलता है आपको ले लेना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया, क्योंकि जो चीज हम बना रहे हैं यदि वो पहले से मौजूद है तो हमें उन चीजों को अध्ययन करना चाहिए, क्या उनमें से कोई ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है। उन्होंने देखा कि कौन कौन से विचार भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो सकते। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदाहरण फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से उत्पन्न हुए थे कि अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछा जाएगा कि जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व के जो उदाहरण हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, वो आपकी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के उदाहरण में जो फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हुए। तो दूसरी बात आएगी आयरलैंड से क्या है, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और फ्रांस के संविधान से आपकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपकी मूर्तियां वगैरह हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और कुछ दिया हुआ था क्या, चलो ये मूर्ति आपको दिखा देता है। मुझसे का कमेंट आया कि सर ये फोटोज और दिखा दीजिए भी, ठीक है। और आयरलैंड से प्रेरित स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। एक चीज रह गई थी, जो आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, उसकी अवधारणा कहां से, अमेरिका से ली गई है। आपको तीन चीजें बताई है। आपका जो पहला देश है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आपका फ्रांस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आपके कहां से लिए गए हैं, वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा आपकी अमेरिका से ली गई है। ये चीजें आपकी होगी। आगे और भी देशों के कुछ पार्ट हैं, वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे भी। भारतीय संविधान की में कुछ चित्रण हुई। भारतीय संविधान में देखिए प्राचीन गुरुकुल का चित्र है। यहाँ पे रामायण का एक दृश्य है, लंका विजय और सीता का पुनरागमन है, मतलब दोबारा वापिस जा रहे हैं। ठीक, महाभारत का एक दृश्य कृष्ण और अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाया गया है। ये देखिए उड़ीसा की एक मूर्ति कला का विवरण दिया गया। तो इस प्रकार से क्या है
कि नटराज की एक छवि आपको दी गई है, महाबलीपुरम की मूर्तिकला का एक दृश्य दिया गया है कि जो संविधान में कुछ चित्रों को स्थान दिया गया है अभी। अकबर और मुगल स्थापत्य कला से संबंधित ये चित्र आपका दिया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय का एक दृश्य जो भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं। संविधान की मुख्य विशेषता से परिचित होने से पहले ये कक्षा 6 में पढ़ी गई कुछ अवधारणाओं का पुनरावलोकन करते, मतलब दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कक्षा 6 में क्या चीजें आपने पढ़ी थी वो देख लीजिए। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनकी प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए शक्ति को पृथक्करण अत्यंत आवश्यक है। विधायिका कानून निर्माण करती है भी, आपको पता है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती मंत्रिपरिषद, और वो सार्वजनिक सबसे जो हेड होता है इनका प्रधानमंत्री होता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि बनाए गए सभी कानून संविधान के अनुरूप हो। यह भी निर्णय लेते हैं कि कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, यदि उल्लंघन हुआ है तो क्या दंड दिया जाना चाहिए, ये भी आपकी न्यायपालिका का काम है। हमारे यहाँ की सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था। कुछ कार्य और दायित्व केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है, मतलब वो केंद्र सरकार को ही करने हैं, जबकि अन्य कार्य राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। संविधान इन बिंदुओं को व्यापक रूप से निर्धारित करता है। यह सरकार के प्रत्येक अंग की भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व, ठीक है, क्या उसकी जिम्मेवारी है, क्या उसकी जवाबदेही को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। जो ऊपर बिंदु आपने पढ़े ना, इनको बिल्कुल किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पूरी अच्छी तरह से व्याख्या दे रखी कि किसको क्या काम करना है और किस प्रकार से वो काम हो सकता है। यह सरकार के प्रत्येक अंग की भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व, जवाबदेही और व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त ऐसा निर्वाचन तंत्र भी निर्धारित किया है। निर्वाचन तंत्र मतलब चुनाव होने की प्रक्रिया, जिससे देश का प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर सुनिश्चित हो सके। किसने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक क्या चुनाव में हिस्सा ले सके, इस प्रकार का निर्वाचन आपका जो सिस्टम व्यवस्था वो आपको बनाकर दिए संविधान के जरिए। मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के कुछ उदाहरण हमें सूचना चित्र 10.14 में मिलते हैं। संविधान के अन्य मुख्य पहलू है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 3 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हैं। हम जो उदाहरण सूचना चित्र में प्रस्तुत कर रहे हैं वे उन सिद्धांतों का चित्रण करते हैं जिनका पालन शासन व्यवस्था से उपस्थित था। नीति निर्देशक तत्व मतलब आप समझ रहे हैं शासन के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से उन्हें शासन करना है, तो आपके नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक कर्तव्य आपके कर्तव्य है, मौलिक अधिकार आपको अधिकार दिए गए हैं कि उन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं, कौन से, मतलब कौन सी बातें उसमें शामिल है कि उनमें वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करना चाहिए। ये उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें संविधान निर्माताओं ने देश को आगे बढ़ते देखना चाहा, जिससे कि भारत को सभी नागरिकों के लिए उन्नत बनाया जा सके। उदाहरण के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छे जीवन स्तर का अधिकार मिलना चाहिए। यदि सरकार इन तत्वों का पालन करने का प्रयास नहीं करती तो कोई व्यक्ति न्यायालय जाकर इसकी शिकायत नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्व कठोर नियमों की तुलना में दिशा निर्देशों जैसे है। दूसरी ओर मूल अधिकार वे प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें निभाना अनिवार्य है। यदि आपके साथ केवल आपकी पहचान के कारण कोई अनुचित व्यवहार करता है तो आपके न्यायालय की सहायता ले सकते। देखिए मौलिक अधिकार आपके मूल अधिकार जिनको कहा गया है, और एक नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वे आपके उसमें वे लक्ष्य दिए गए हैं जो सरकार को प्राप्त करने हैं संविधान के माध्यम से, लेकिन इसमें क्या इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो मूल अधिकार है जो आपको दिए गए हैं, उसके अनुसार यदि आपके साथ कोई व्यवहार होता है ऐसा जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था निश्चित उद्देश्य से बनाई थी और वे चाहते थे कि कुछ अधिकार ऐसे हों जिन्हें तुरंत प्राप्त किया जा सके और कुछ बड़े लक्ष्य नीति निर्देशक तत्व ऐसे हों जो देश की प्रगति के साथ साथ धीरे धीरे प्राप्त किया जा सके। कि जो आपके मूल अधिकार तो ऐसे दिए गए कि आपको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे देश
विकास करेगा ना, तो वैसे वैसे आपको चीजें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें क्या है कि हमें आखिर में जो लक्ष्य हमें मान लिया गया है कि बहुत लकी सभी देशवासियों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, जैसे सभी देशवासियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब देखिए जब ये संविधान लागू हुआ 1950 में, क्या ये पॉसिबल था कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और सभी, क्योंकि इतनी व्यवस्था ही नहीं थी। तो उनका लक्ष्य क्या था, बहुत लंबे समय तक माना गया था जो नीति निर्देशक तत्व है उस उन्हीं की तरफ हमें पढ़ना है और देश को लिए एक विकसित राष्ट्र में बनाना और एक महान राष्ट्र में बनाना है। यही आपका नीति निर्देशक है कि सभी नागरिकों की जीवन शैली में हमें सुधार करना है। नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी ही बातें आपको बताई गई है। और मौलिक अधिकार आपके अधिकार जो आपके जन्म लेते ही आपको मिल जाते हैं भारतीय नागरिक के तौर पर। हाँ, ये आपको एक तत्व दे रखा है, एक बात बता रखी, इसको आपको पढ़ना है। इसके अनुसार ऐसा क्यों कहा गया कि महिलाओं की समानता भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं, कक्षा में इस पर चर्चा की थी। मध्य भारत की महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता से अपने वैध अधिकार को लेकर प्रसन्न है। ठीक है, मैं इसलिए कहती हूँ कि यह कोई नया सिद्धांत नहीं जिसे विशेष रूप से इस संविधान के लिए प्रस्तावित किया गया, बल्कि एक आदर्श जिसे भारत में लंबे समय से संजो कर रखता है। यदि कुछ समय तक सामाजिक परिस्थितियों दुर्भाग्यवश इसे व्यवहारिक रूप से विफल कर दिया, यह संविधान उस आदर्श की पुष्टि करता है और यह प्रभावी आश्वासन देता है कि भारतीय गणराज्य में महिलाओं के अधिकारों की विधि के अनुसार पूर्ण सम्मान किया जाएगा भी। तो इसने कहा कि कुछ कारणों से ऐसा हुआ था कि ये जो परंपरा है ना कि महिलाओं को सम्मान अवसर न देना, ठीक है, उन्हें वोट डालने का, ये कहा कि बात भारतीय जो इतिहास में है ना, ये बीच में किसी कारणवश कुछ ऐसी कंडीशन हुई जिसमें महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हुआ और उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारतीय इतिहास में पहले ऐसी चीज कभी नहीं थी कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो और उनके अधिकारों का हनन किया गया हो। ये क्या है, तभी जिसने कहा कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, भारत ने अपना संविधान अपनाया, तो संविधान में बात साफ साफ लिखा था कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार, जिस प्रकार वे हमारे स्वर्णिम इतिहास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी, उसी प्रकार ये आज भी कर सकते हैं। ये जो कथन थे ये आपके बेगम एजाज रसूल 22 नवंबर 1949 को संविधान सभा बहस के दौरान दिए गए थे। बेगम एजाज रसूल शब्द रखना, याद रखना कि संविधान सभा की सदस्य थी। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था या फिर था, तो आप एक नाम याद रखिए, बेगम एजाज रसूल। अब देखिए समानता का अधिकार भी आपको, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता भी, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A भी। तो ये आपको क्या कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे ना, उनके बारे में बताया गया है कि आपके अनुच्छेद आपको बताए गए थे। ठीक है, कितने अनुच्छेद होते हैं, तो सॉरी किस किस अनुच्छेद में ये चीजें, जब आप बड़ी क्लासेस पढ़ेंगे ना तब आपको ये चीजें डीपली समझ में आ जाएंगी। कि आपको बस अब याद रखिए कि जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 के है, मतलब कानून के समय क्या है, समानता। कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी जाति धर्म से हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भेदभाव उसको नहीं किया जाएगा कानून की नजर में। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, कि वो अपना जीवन किस प्रकार की जॉब करता है उसको क्या है, उस जीवन की रक्षा भी इसी में आता है, मतलब आपकी सुसाइड भी नहीं कर सकते, बात ध्यान रखना। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, जीवन की रक्षा, मतलब तभी तो जेल में कैदी को क्या है, खाना दिया जाता है, क्योंकि आपके जो मौलिक अधिकार आपको कभी कोई नहीं छीन सकता। और जीवन की रक्षा के लिए अनुच्छेद 21 आप ध्यान रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपको दिया अनुच्छेद 21A, आपको जीने भी दिया जाएगा और आपको पढ़ने भी दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में है, 21A में भी। अब ये देखिए कुछ अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार आपको दे दिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व कौन से नियम है जिनको हमें क्या है कि फॉलो करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें धीरे धीरे उस लेक्चर को अचीव करना है और हम उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको दिए गए हैं कि अनुच्छेद 38 में सामाजिक और
राजनीतिक आर्थिक न्याय है। अनुच्छेद 41 में कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 47 पोषण जीवन, 48 है आपका पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का है भी। और ये आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 3 और 3 6 हैं। ये आप मौलिक कर्तव्य पढ़ सकते, इसको समझाने वाली कोई बात नहीं है भी। संविधान एक जीवन प्रलेख है भी। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा दिया था कि समय के साथ और भी नए कानूनों की आवश्यकता उत्पन्न होगी। उदाहरण भाग 4A मूल कर्तव्य में 1976 में जोड़े गए थे भी। ठीक है, तो इसने कहा कि जो मूल कर्तव्य है आपके, वो आपको कहाँ जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समय के साथ नए कानूनों की आवश्यकता उत्पन्न होगी और जो फिलहाल जो कानून बनाए जा रहे हैं इनको समाप्त करने की भी आवश्यकता हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि संविधान में कोई भी परिवर्तन जिसे संशोधन कहा जाता है, संसद में गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद स्वीकार किया जाता है। कुछ मामलों में राज्य की विधान सभाओं में भी चर्चा होती है, अनेक बार आम जनता से भी राय ली जाती है। कुछ संसाधन जन आंदोलन के माध्यम से प्रारंभ हो सकते हैं भी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको याद रखना कि जो आज ना भाग 4 मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। आपको ये एक लाइन के वो लाइन कुछ चलते जो साथ साथ आपको बता दिए जाते हैं। जैसे एक समय था जब नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी, यह स्थिति 2004 में बदली हुई। ठीक है, जब एक नागरिक ने अपने देश के प्रति अपने गर्व को व्यक्त करने का अधिकार मानते हुए न्यायालय में से चुनौती दी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर सहमति जताई और कहा तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। आज हम गर्व के साथ तिरंगा फहरा सकते हैं, बशर्ते मतलब इस शर्त के साथ कि तिरंगे का अपमान न हो। हमने कक्षा 6 में पंचायती राज का व्यवस्था का अध्ययन किया था। यह संविधान का मूल भाग नहीं था। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि जो पंचायती व्यवस्था थी आपकी स्टार्टिंग में नहीं थी, तो ये आपका कब जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था। और संशोधन कौन सा था, 73वां भी। अब आप क्या करते हैं कि आपके आगे एक एक दो संशोधन आ रहा है, आपको उसे याद रखें। धीरे धीरे आपकी जब आगे क्लास बढ़ती जाएंगी तो ये संशोधन आपके ज्यादा आते जाएंगे और आपको ये चीज थोड़ी सी टफ लगती जाएगी। इसलिए जिस कक्षा में जो संशोधन आते हैं उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें और अगली कक्षा में उसको साथ लेकर चलें। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं? तो ये आप जरूर बताएं भी, यदि आपको पता है तो, वरना मुझे तो क्वेश्चन आंसर दवाते समय ये बताने हैं भी। सरकार भी सभी प्रस्तावित कानूनों या नियमों में बदलाव के संबंध में सुझाव देने के अवसर प्रदान करती है। अगला पृष्ठ इसी पर प्रकाश डालता है। तुझे कहा था कि सरकार भी क्या है कि कानूनों और नियमों में परिवर्तन करना हो ना, तो उसमें सुझाव देने के अवसर प्रदान करती है भी कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं, किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी प्रलेख नहीं है, अभी तो एक कलात्मक रचना भी है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान का मूल पाठ अपनी सुंदर हस्तलिपि में लिखा था। नंदलाल बोस एवं उनके सहयोगी ने इस प्रत्येक पृष्ठ को मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के ऐतिहासिक दृश्य बनाकर सजाया था। तो आप चित्र 10.6 से 10.13 तक देखिए, अलग अलग चीजें उसने कहा कि एक इसमें ये कहा है कि जो आपकी ये कहता कि सिर्फ एक कानूनी प्रलेख नहीं, इसमें नियम वगैरह सारी चीजें नियम ही लिखे गए होंगे। ने कहा कि एक सुंदर कलात्मक रचना भी है भी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भी, ठीक है, ने संविधान का मूल पाठ अपनी सुंदर हस्तलिपि में लिखा था। मतलब कि जो संविधान का जो मूल पाठ था ना, अपने उसकी सुंदर लिखाई थी भी, इसमें लिखा था। नंदलाल बोस उनके सहयोगियों ने इसके प्रत्येक पृष्ठ को मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के ऐतिहासिक दृश्य बनाकर सजाया गया था। इसमें जो आपके नंदलाल बोस और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने क्या की थी, इसमें पेंटिंग बनाई थी। मोहनजोदड़ो जो हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई थी वहां से लेके जब तक हमारा देश मतलब वर्तमान तक 15 अगस्त 1947 तक उसमें चित्र बनाए गए थे देश के अलग अलग चीजों के भी। क्लियर हुई चीजें आपकी?
ये देखिए, इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स ऑफ द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020। तो इसमें आपको क्या किए गए थे कि यदि आप आधार संबंधित किसी रूल में कोई बदलाव चाहते हैं तो आपके सजेशन मांगे गए थे आम जनता के द्वारा कि आप सजेशन दीजिए। जो आधार की जो सेवा स्टार्ट कर रखी है सरकार ने आधार कार्ड संबंधी, उसमें क्या चाहते थे। तो उसमें एक सजेशन बहुत तौर पे गया था कि सर जो रेजिडेंस चेंज है ना, जो करेक्शन वाला, तो वो कुछ अधिकार उसमें नागरिकों को मिलना चाहिए। हमेशा में आधार सेवा के अंदर पर जाना जरूरी नहीं है। तो सरकार ने ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे जिसमें आप कुछ बदलाव करना चाहें तो आप घर से ही डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कि सरकार कोई भी नियम कानून बदलाव करती है वो चीज कर देती है। उद्देशिका को समझना भी ठीक है। अब हम समझेंगे भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य, मतलब किस प्रकार से भारतीय संविधान बना था, क्या उसमें मूल्य शामिल किए गए, किन चीजों को ध्यान में रखा गया था भी, वो है उद्देशिका को समझना। संविधान के महत्वपूर्ण मूल्य नीति और निर्णय हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं भी। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान के जो मूल्य है ना, दो चीजें उसमें शामिल की गई, जो उसके आदर्श है वो क्या है, नीति और निर्णय हेतु किस प्रकार की हमारी नीतियां रहेंगी, किस प्रकार के हमारे निर्णय रहेंगे, तो उसको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिनका सरकार द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है। नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार इन मूल्यों का पालन करें। ये मार्गदर्शक मूल्य पूरे संविधान में समाहित हैं, लेकिन उनका सार उद्देशिका में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। इसलिए अब हम उद्देशिका का अध्ययन करेंगे भी, संविधान की उद्देशिका का अध्ययन हम करेंगे, जो हमें बताता है कि हमारे जो जीवन जीना है या फिर हमें देश से संबंधित निर्णय लेना है वो किस प्रकार के दिशा निर्देश से हमें देता है भी। ये देखिए आपकी ये है भी भारत के लोग भी। तो पहले देखिए आपको कि किस प्रकार से हमें चीजें बताई गई हैं। पहले है हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना को समझ लीजिए आप कि हम भारत के लोग, यह संविधान भारत के लोगों ने स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है और अपनाया, जिसे न तो किसी राजा ने हमें दिया है न ही किसी बाहरी ने। इस बात का एक ये मतलब है। हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि ये हम खुद भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। संप्रभु का मतलब आपको पहले बता दिया था कि लोकतंत्र में सभी मामलों में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति लोगों में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारतीय सरकार का निर्देश नहीं दे सकती, इसका मतलब है संप्रभु भी। चीजें क्लियर हुई आपकी। ये संप्रभु मतलब कि हमारे निर्णय हम खुद करेंगे, कोई भी जो बाहर की शक्ति बाहरी देश हमें क्या दिशा निर्देश नहीं दे सकता। समाजवादी भी, संपत्ति का उत्पादन समाज में होता है और उसका लाभ समाज के बीच साझा होना चाहिए। सरकार भूमि और उद्योग के स्वामित्व को नियंत्रित कर सकती है, जिससे सामाजिक आर्थिक और असमानताओं को कम किया जा सके। अब देखो यहाँ पे देखना समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि सरकार भूमि और उद्योग के स्वामित्व को नियंत्रित कर सकती है। ठीक, मतलब आपका जो नियंत्रण है उसको कम ज्यादा कर सकती है भूमि के मामले में भी और उद्योग के मामले में भी, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके भी। पंथ निरपेक्ष तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझते होंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्म विश्वासों और आचारों के साथ साथ समान व्यवहार करती है। ये चीज समझ में आ गई आपको। पंथ निरपेक्ष, कोई भी धर्म तो नहीं है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक भी एक प्रकार सरकार जिसमें लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार होते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह रखते हैं। सरकार कुछ मूलभूत नियमों के अनुसार चलाई जाती है, जो आपके संविधान में नियम लिखे होते हैं उसके अनुसार चलाई जा सकती है। बंधुता क्या है कि हम सभी को एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसी भी दूसरे नागरिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मतलब समानता आपको होनी चाहिए। समानता आपका कानून के, समानता का अर्थ आपस में समानता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता भी। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है। सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी को समान अवसर प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है।
स्वतंत्रता आपको बता दी कि नागरिकों को सोचने, अपने विचार व्यक्त करने, अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको संविधान का दायरे में रहना जरूर। आप पढ़ सकते हैं, आप कोई भी जॉब लग सकते हैं, लेकिन वो संविधान के अनुसार कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पे घर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुई। न्याय आपको बता दिया कि न्याय में नागरिकों के साथ उनके जन्म स्थान के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पे, उनके क्षेत्र के आधार पे, तो धर्म के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक जो असमानताएं हैं उनको क्या है, समाप्त किया जाएगा। सरकार के भी सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित समूह के कल्याण के लिए काम करना चाहिए भी। राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। ये आपका गणतंत्र का मतलब है भी। तो ये आप प्रस्तावना एक बार पढ़ लेना इसको, कि भारत की ये जो प्रस्तावना दे रखी है कि भारत क्या है, एक संप्रभु राज्य। आपको जो वर्ड थे वो आपको समझा दिए हैं भी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ लेना। तो बाकी का हम करेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। बाकी कोशिश की है आपको एक एक लाइन समझाने की। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।